नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुद्रास्फीति को देखा था। मुद्रास्फीति क्या होता है यह जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार, क्योंकि मुद्रास्फीति के प्रकार तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखे थे, कुछ अन्य प्रकारों को देखेंगे। और मुद्रास्फीति जनित मंदी, मतलब मुद्रास्फीति के कारण जो मंदी जनित होती है, जो मंदी आती है, वह सरकार के लिए समस्या क्यों होती है, ये हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फीति के कारण जो मंदी आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मुद्रास्फीति हो जाए तो फिर होता क्या है, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो जाए तो फिर कंपनियों से कोई भी कंपनियां माल का उत्पादन करना कम कर देती है। अब ऐसा आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए ये बॉटल है और इस बॉटल का दाम काफी बढ़ गया, तब लोग इसको खरीदेंगे ही नहीं। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनियां क्या उत्पादन करेगी? तो आप कहेंगे कि नहीं करेगी। तो जब कंपनियां उत्पादन ही नहीं करेगी और बोतल के दाम बढ़ने के कारण, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे कंपनियां लोगों की छटाई करना शुरू करेगी जो उसमें रोजगार पाए हुए हैं। तो एक नियंत्रित अवधि तक जो मुद्रास्फीति है, एक लेवल तक तो मुद्रास्फीति ठीक है, लेकिन अगर एक अनियंत्रित मुद्रास्फीति हो जाए, जिसको आप हाइपर इन्फ्लेशन वाली दशा कहते हैं, उस तरह की दशा अगर उत्पन्न हो जाए, तब तो फिर सरकार के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है अति उच्च मुद्रास्फीति होने के कारण। एक तरफ तो आपने देखा कि अगर मुद्रास्फीति हो गई तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो गई तो लोग इसकी मांग ही नहीं करेंगे। लोग जब मांग नहीं करेंगे तो कंपनियां इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगी। कंपनियां इसका जब प्रोडक्शन नहीं करेगी तो फिर कंपनियां क्या करेगी? जो वर्कर्स उनके पास है उनको पैसे कहां से दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही बंद है। तो कंपनियां उनको हटाने का प्रयास करेगी, कंपनियां लोगों को बेरोजगार कर देंगी। अब वो लोग जो पहले रोजगार में थे, उनकी कुछ आय थी, वो अब हो गए बेरोजगार। तब उनकी भी जो मांग है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा है ही नहीं। तो इस तरीके से ये चक्र चलता चला जाएगा और सरकार के लिए यह समस्या काफी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की मुद्रास्फीति में क्या आपको देखने को मिल रहा है, दाम बढ़ रही है और मांग कम होने के पश्चात भी यहां पर कीमतें तो बढ़ती ही रहती है। मांग कम है, मांग तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा दाम है। बहुत ज्यादा दाम है मतलब मांग कम है, फिर भी कीमत बढ़ रही है क्योंकि मुद्रास्फीति ऑलरेडी है। तो मांग नहीं है लेकिन फिर भी कीमत बढ़ रही है। तो फिर क्या करना पड़ता है सरकार को? सरकार को अगर अर्थव्यवस्था में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई तो सरकार ब्याज दरों में कटौती करती है। ब्याज दर में कटौती करेगी तो क्या होगा? आसानी से आप लोन ले पाएंगे, कम इंटरेस्ट दर पर लोन ले पाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं? मांग क्रिएट कर सकते हैं, मांग क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या हो सकता है, सरकार सरकारी खर्चे को बढ़ावा दे सकती है। मान लेते हैं कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ा दिया, मान लेते हैं अन्य स्कीमों के माध्यम से आप तक पैसा पहुंचाने का कार्य किया, मान लेते हैं सरकार अवसंरचनाओं में काफी इन्वेस्टमेंट करने लगी, अब मान लेते हैं सरकार काफी रोड बनाने लगी, काफी पुल बनाने लगी, तो उसमें भी वर्कर्स आएंगे, उनको भी सरकार पैसा देगी। ठीक है, तो सबके पास क्या आने लगेगा? फिर धीरे धीरे पैसा आने लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या करती है सरकार कि सरकार अगर मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मुद्रास्फीति के कारण भी अगर मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो सरकार यह प्रयास करती है कि किसी भी प्रकार से जनता के पास पैसा पहुंचे, और जनता जैसे ही जनता के पास पैसा पहुंचेगा तो मांग क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मुद्रास्फीति जनित मंदी में इन उपायों का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां तो देखिए, एक तो ये केस है जब आपके पास केवल मंदी है। जैसा मैंने आपको बताया कि मंदी है तो सरकार क्या चाहेगी कि लोगों का डिमांड कम है, तो सरकार सोचेगी कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और जैसे ही पैसा पहुंचेगा लोगों का डिमांड आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो मुद्रास्फीति पहले से ही मौजूद है, यहां पर तो महंगाई पहले से ही मौजूद है। ठीक है, और उस महंगाई के कारण मंदी उत्पन्न हो गई है। तो अगर और सरकार ने अब पैसा दे दिया तो इस बार तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी, क्योंकि नियंत्रण मुद्रास्फीति में क्या होता है, लोगों के पास काफी पैसा आ जाता है।
मतलब अगर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो गई तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और ये मुद्रास्फीति का नॉर्मल केस है। अब मुद्रास्फीति के कारण मंदी जनित हो गई है, मंदी आ गई है। अब मुद्रास्फीति के कारण अगर मंदी आई है तो उसमें तो मुद्रास्फीति तो पहले से ही है, इसका मतलब है कि लोगों के पास पहले से ही पैसा है। अब सरकार और पैसा नहीं डाल सकती, चाहे वो ब्याज दरों में कमी करके या फिर अन्य जो सरकारी निवेश करके, ऐसा तो सरकार नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो और मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे देगा। तो इसीलिए जो मुद्रास्फीति के कारण मंदी जनित होती है, मुद्रास्फीति के कारण जो मार्केट में शांति छा जाती है, वह काफी समस्या पैदा करती है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ऑलरेडी मुद्रास्फीति है और उस मुद्रास्फीति के कारण मंदी हो गई है, क्योंकि कंपनियों ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या हुआ है, मंदी जनित हो चुकी है। अब सामान्य मंदी अगर होती तो सरकार क्या करती, खर्च करके, निवेश करके चीजों को ठीक करने का प्रयास करती, ब्याज दर में कमी करके। लेकिन यहां पर तो मुद्रास्फीति के कारण ही मंदी है, मतलब यहां पर लोगों के पास पहले से ही पैसा है। अब लोगों के पास पहले से पैसा है तो और सरकार यहां पैसा नहीं डालेगी, और इसी कारण से मुद्रास्फीति जनित मंदी को ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, दूसरा एक प्रकार है वृद्धि की गति, मतलब मुद्रास्फीति की स्पीड के अनुसार हम लोग मुद्रास्फीति को अन्य कैटेगरी में बांटते हैं। एक हुआ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मंद मुद्रास्फीति। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मंद मुद्रास्फीति, जो अब मान लीजिए कि अगर मुद्रास्फीति 4% प्रतिवर्ष है, अगर प्रतिवर्ष 4% है, एक नियंत्रित लेवल पर मुद्रास्फीति है, तो उसको हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, मंद मुद्रास्फीति, या फिर कहते हैं इसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और इतनी मुद्रास्फीति मैंने आपको बताया था कि एक नियंत्रित लेवल पर मुद्रास्फीति आवश्यक है रोजगार वगैरह जनरेट करने के लिए। सामान्य गति की मुद्रास्फीति 4% से अधिक है, 4% से अधिक, इस मुद्रास्फीति की दर का दुगना हो जाने पर यह रनिंग इन्फ्लेशन हो जाता है। एक तो है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसमें 4% से अधिक होगा, क्रीपिंग में 4% तक होगा, वॉकिंग मतलब चलती हुई मुद्रास्फीति, उसमें 4% से अधिक हो जाएगा। एक रनिंग मुद्रास्फीति है, एक रनिंग मुद्रास्फीति, अगर इसकी दर दोगुनी हो जाए तो हो जाएगा रनिंग, मतलब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद है अति तीव्र मुद्रास्फीति, अति तीव्र मुद्रास्फीति, ठीक है, जिसको आप कहते हैं गैलोपिंग, या फिर उससे ऊपर होता है हाइपर इन्फ्लेशन। गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं हम कूदती हुई, और ये तो हाइपर इन्फ्लेशन है ही। तो हाइपर इन्फ्लेशन में तो 3 डिजिट 4 डिजिट इनमें मुद्रास्फीति चली जाती है, और जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है उसमें भी 20% से लेकर 100% तक चली जाती है, और हाइपर इन्फ्लेशन में तो 100% से लेकर 1000% तक मुद्रास्फीति चली जाती है। वेनेजुएला वगैरह में हाइपर इन्फ्लेशन को ही देखा गया था, जिम्बाब्वे वगैरह में हाइपर इन्फ्लेशन को देखा गया था, देखा होगा आपने। वहां पर अगर आप डालेंगे हाइपर इन्फ्लेशन एट वेनेजुएला या फिर जिम्बाब्वे, तो आपको दिखेगा कि जिससे कचरा उठाते हैं, डस्ट, जो गंदगी उठाने वाला जो ये होता है गाड़ी, उसमें लोग पैसा जाकर फेंकते थे। तो ये स्थिति हो गई थी। क्लियर है? तो ये भी 3-4 प्रकार है, जैसे एक बताया मैंने क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक बताया मैंने वॉकिंग इन्फ्लेशन, एक बताया रनिंग इन्फ्लेशन, एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन और एक हाइपर इन्फ्लेशन। तो यह एक तरह से श्रेणी है, जिसमें क्रीपिंग में 4% प्रतिवर्ष, वॉकिंग में 4% से अधिक, रनिंग में 4% का दोगुना, गैलोपिंग में 20% से 100% तक, और हाइपर इन्फ्लेशन तो काफी ज्यादा हो गया, 3 डिजिट 4 डिजिट में इन्फ्लेशन पहुंच जाना। ठीक है, तो ये हो गया अति तीव्र या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखिए, अगर हम लोग मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करें कि क्या प्रभाव होगा, सबसे पहले तो एक नियंत्रित मुद्रास्फीति क्यों आवश्यक है, यह भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि देखिए, जब नियंत्रित मुद्रास्फीति होगी, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मार्कर है, इसका दाम 100 रुपए था और इस मार्कर का दाम मान लीजिए 110 हो गया, ठीक है, डिमांड बढ़ने के कारण। तो कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां सोचेगी भाई डिमांड इस चीज का है, इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन करो, क्योंकि लोगों के पास पैसा
आ गया है, लोग जो है इस मार्कर को खरीदेंगे। तो कंपनियां क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का सोचेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है नियंत्रित अवस्था में। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे या फिर लोगों को बेरोजगार करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी में नौकरी वो लोगों को देगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर सके लेबर्स। तो इस कारण से क्या होगा, रोजगार दर बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार दर बढ़ेगा तो ये लोग जो लेबर्स हैं, जो बेरोजगार थे, तो ये लोग की कोई मांग नहीं थी, ये लोग कोई डिमांड उत्पन्न नहीं करते थे। अब इनके पास भी पैसा आएगा तो ये लोग भी डिमांड उत्पन्न करेंगे। तो मांग को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित स्तर पर मुद्रास्फीति आवश्यक है। चलिए, इसीलिए कहा अभी मैंने ऊपर कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन चलेगा, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन वाली स्टेज में तो मंदी भी की भी समस्या होगी, जो मुद्रास्फीति के कारण होगी। कंपनियां अपना उत्पादन भी बंद कर देगी। प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है? अब देखिए, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहां पर जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले, जैसे मान लीजिए मैं सैलरीड आदमी हूं, मुझे हर महीने 10,000 रुपये महीना मिलता है, एक ये हो गया, या फिर पेंशन मिलता है। दूसरा है जो ऋण लेने वाले हैं, एक ऋण देने वाले होते हैं, एक ऋण लेने वाले होते हैं, लेने वाला। तीसरा है ऋण देने वाला, और चौथा है मान लेते हैं उद्योगपति। इन चारों के विचार से सोचना है तो बहुत आराम तरीके से आप सोच सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग सेकंड वाले के बारे में सोचते हैं, सेकंड वाला, फिर हम लोग धीरे धीरे थर्ड, फिर फर्स्ट, ऐसे चलते चलेंगे। ऋण लेने वाले की बात करते हैं और ऋण देने वाला। मान लीजिए आपने मेरे से 100 रुपए लोन लिया था, ठीक है, आपने मेरे से 100 रुपए लोन लिया था। तो मान लीजिए मैं हूं राम, राम से श्याम ने 100 रुपए लिया, बहुत बढ़िया बात है। राम से श्याम ने 100 रुपए ले लिया। श्याम ने कहा कि मैं आपको इसके लिए कितना दूंगा, 5% ब्याज दूंगा, 1 महीने के बाद मैं आपको 105 रुपए लौटा दूंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो राम और श्याम है, राम ने 100 रुपए दिए, श्याम ने कहा कि मैं 105 आपको दूंगा। श्याम जाता है उससे 2 किलो आलू खरीद लेता है, उसके पास 100 रुपए आ गए। अब 2 किलो आलू खरीद लिया। अब 50 रुपए किलो आलू था, या फिर समझिए तो 100 रुपए किलो वाला पनीर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया। तो 1 केजी पनीर खरीद लिया 100 रुपए का। 1 महीने के बाद राम उस पर तगादा करता है, उसको रोज फोन करता है, भैया पैसा दे दो। श्याम लास्ट में उसको पैसा दे देता है 105 रुपए, 5 रुपए ज्यादा मिलता है। राम खुश है। राम सोचता है पिछली बार तुम पनीर बनाए थे, इस बार मैं पनीर बनाऊंगा। दुकान में गया, सेम दुकान में, अगल बगल ही रहते हैं दोनों, सेम पनीर की दुकान में गया। तो दुकान वाले ने को कहा कि भाई 100 रुपए का पनीर दे दो। ठीक है, तो उसने हो सकता है कि 750 ग्राम पनीर दिया। तो फिर राम का यह सवाल होगा, क्योंकि राम गया है लेने, कि भाई कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले श्याम आया था, उसको तो तुमने यार, या 1 साल पहले श्याम आया था मान लीजिए, उसको तो तुमने यार 1 केजी दिया था, मुझे तुम 750 दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने कहा भैया ये जो पनीर का दाम है ना, अब बढ़ गया है, बढ़ गया है इस पनीर का दाम। ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई ये तो बहुत समस्या वाली चीज हो गई कि दाम बढ़ गया, तब तो मेरे साथ मुझे तो नुकसान हो गया। मैंने जिस समय उसको 100 रुपए दिया था, उस समय वो 1 किलो पनीर खरीद सकता था, आज उसके 105 रुपए के बाद भी मैं 750 ग्राम ही पनीर खरीद पा रहा हूं। इसका मतलब है कि शायद मुझे फायदा नहीं हुआ यह लोन देने से। तो अल्टीमेटली
लोन देने वाले को, ऋण देने वाले को मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है, घाटा होता है। क्योंकि जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ती है, वो अगर इंटरेस्ट ले भी रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति अगर उस इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़ गई, जैसे देखिए 100 से 105 लिया, 103 रुपए तक किलो पनीर मिल जाता तब भी ठीक था, 105 तक मिल जाता फिर भी ठीक था, लेकिन अगर 130 रुपए या 120 रुपए पनीर मिल रहा है तो इसको घाटा हो गया। क्योंकि जिस समय दिया था उस समय तो ये 1 किलो खरीद सकता था, लेकिन अभी वो उससे उतना, उस पैसे से उतना चीज नहीं खरीद सकता क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो ऋण देने वाले को घाटा। श्याम दूर से मुस्कुरा रहा है क्योंकि श्याम को लग रहा है बहुत मेरे से तगादा किए, तो श्याम जो ऋण लेने वाला है उसको फायदा, देने वाले को घाटा, राम को घाटा, श्याम को फायदा। उद्योगपति, उद्योगपति मान लो रिलायंस है, जियो है भाई, कह देगा ये लोग कि भाई, या मार्कर बनाने वाली कंपनी है, कह देगी यार मेरा कच्चा माल महंगा हो गया, मेरा डीजल तेल ऑयल जो भी कच्चे माल को लेके आता था सब महंगा हो गया। मान लीजिए कि वो सब महंगे हुए हैं 2 रुपए, ठीक है, एक मार्कर 20 रुपए का था तो 2 रुपए बढ़ा देना चाहिए था कंपनी को कि चलो भाई 2 रुपए महंगा हो गया, क्योंकि भाड़ा महंगा हो गया, ये जो कच्चा माल आता था तो डीजल पेट्रोल तेल महंगा हो गया, तो 20 की जगह 20 + 2 कर देना चाहिए था। लेकिन वो नहीं करती कंपनी। कंपनी क्या करती है, बोलती है बहुत महंगाई आ गया है, बोलेगी भाई 20 + 2 नहीं, 20 + 5 में, 22 में नहीं, 25 में मारकर बिकेगा। तो कंपनियों को इसका फायदा उठाता है, क्योंकि कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं कि भाई दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, तो 5 रुपए वो आराम से बढ़ा लेती। फिक्स्ड इनकम ग्रुप जिनका है या फिर जिनको पेंशन आता है, मतलब एक फिक्स्ड इनकम आता है, तो जिसको भी फिक्स्ड इनकम आएगा उसको नुकसान ही होगा। मान लीजिए उसको तो 100 रुपए ही आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है, 100 रुपए में मान लेते हैं वो 1 केजी पनीर खरीदता था, ठीक, या फिर 1 केजी टमाटर खरीदता था, उसको फिक्स 100 ही रुपए आना है, या 10,000 रुपए मंथली सैलरी है, फिक्स आना है। लेकिन महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो जहां पर पहले वो 100 रुपए का 1 केजी टमाटर खरीदता था, अब तो उस 100 रुपए में 750 ग्राम ही टमाटर खरीद पा रहा है। तो उसकी तो वही सैलरी थी, उसका तो वही फिक्स्ड इनकम है, लेकिन यहां महंगाई बढ़ने के कारण उसकी क्रय शक्ति कम हो गई, तो इससे उसको घाटा हो गया। क्योंकि वो तो 10,000 कमाता था तो उसका 9,000 रुपए खर्च होता था, 1,000 वो बचा लेता था। अब 10,000 जब कमा रहा है 1 साल के बाद, तो उसका खर्च 10,000 से ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अगर इनकम में मान लेते हैं कुछ इंक्रीमेंट भी हुआ, मान लेते हैं कि कुछ 10,000 से अगले साल 11,000 हो गया, लेकिन फिर भी महंगाई का मार ज्यादा है, महंगाई की मार ज्यादा है। हो सकता है कि इस जब 1 साल पहले जब 10,000 उसको मिलता था तो वो 9,000 खर्च में उसका काम चल जाता था, 1,000 बचाता था, लेकिन उसकी सैलरी 11,000 हो गई, फिर भी जो उसका खर्चा है वो 15,000 हो गया, क्योंकि सभी चीजों के दाम बढ़ गए। तब जो भी चीज लेने जाता है पहले 20 रुपए में मिलता था, 50 में मिलता है। तो जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं उनको घाटा होता है। तो किनको किनको घाटा होता है भाई? एक तो ऋण देने वाले को घाटा होता है, उसके बाद फिक्स्ड इनकम वाले को घाटा होता है, और फायदा किनको किनको होता है? एक उद्योगपतियों को फायदा होता है और एक ऋण लेने वाले को फायदा होता है। तो ये हो गया मुद्रास्फीति का प्रभाव, ये हो गया मुद्रास्फीति का प्रभाव। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख ही लिया, आपको मैंने बता ही दिया। एक मुद्रास्फीति सूचकांक पढ़ लीजिए, मुद्रास्फीति सूचकांक, इसमें देखिएगा। उसके बाद हम लोग मुद्रास्फीति को कम करने का उपाय ढूंढेंगे कि मुद्रास्फीति को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। ठीक, तो पहला जो उपाय है, मुद्रास्फीति जो मूल्य सूचकांक है, फर्स्ट जो है वो क्या है? उपभोक्ता के लेवल पर, कंज्यूमर के लेवल पर कितनी प्राइस में बढ़ोतरी हुई, उपभोक्ता के स्तर पर। जब हम ये मापेंगे तो जिस इंडिकेटर के द्वारा इसको हम मापेंगे उसको हम कहेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगर मेरे लेवल पर, मैं अगर उपभोक्ता हूं, मेरे लेवल पर अगर महंगाई मापना है
तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे गुड्स होंगे, बहुत सारी सामग्री होंगी, तो बास्केट ऑफ गुड्स होगा। तो उस आधार पर हम लोग मापेंगे। तो अगर कंज्यूमर के लेवल पर आप अगर माप रहे हैं तो उसको आप कहेंगे सीपीआई या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए, तो ग्रामीण हो, शहरी हो या संपूर्ण भारतीय हो, आधार वर्ष इसका 2012 होता है। और इसको कैलकुलेट कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस या कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत जो एनएसओ आता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करता है और उस अपना बेस ईयर लेता है वो 2012 को। यहां पर देखेंगे तो ये है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो महंगाई, फूड मतलब खाद्य पदार्थों में महंगाई कितनी बढ़ गई कंज्यूमर के स्तर पर, इसको मापने के लिए भी कौन मापता है? 2012 इसका भी बेस ईयर है और इसको भी एनएसओ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है वही इसको भी मापता है। सीपीआई अगर औद्योगिक श्रमिक की बात करूं या फिर ग्रामीण मजदूर की बात करूं, कृषि श्रमिकों की बात करूं, तो उसके लिए कौन है? श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो है। सीपीआई औद्योगिक श्रमिक जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए 2001 बेस ईयर है और ग्रामीण मजदूरों और या फिर कृषि श्रमिकों के लिए 1986 बेस ईयर है। इस बेस ईयर को ही लिया जाता है कि इस बेस ईयर से महंगाई कितनी बढ़ गई। अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें, देखिए डब्ल्यूपीआई जो है वो होलसेल लेवल पर मापा जाता है मुद्रास्फीति को यहां पर, ठीक है। थोक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई उस स्तर पर मापा जाता है, तो होलसेल लेवल पर। तो इसको वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत डीपीआईआईटी के आर्थिक सलाहकार, तो डीपीआईआईटी के आर्थिक सलाहकार जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उनके द्वारा ये मेजर किया जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अंदर आर्थिक सलाहकार और जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इसका बेस ईयर 2011 है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इन सब से आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब यहां एक सवाल है कि भाई मुद्रास्फीति को कम कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए, बात है कि मुद्रास्फीति को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों होता है ये सोचना पड़ेगा। तो मनी का फ्लो बढ़ता है, डिमांड उसके कारण बढ़ता है, डिमांड उसके कारण बढ़ता है, सप्लाई कांस्टेंट है जिसके कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, उसी के कारण इन्फ्लेशन होता है। तो हमको सबसे पहले इस मनी के फ्लो को, जो आप तक पैसा पहुंचा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ब्याज दर बढ़ाकर, मतलब लोन जो है आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। अब पहले 4% में मिलता था, अब 7% में मिलेगा। लोग लोन लेने ही नहीं जाएंगे, तो लोगों के पास धीरे धीरे पैसा कम होता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं कि आरबीआई इसके लिए जो पॉलिसी अपनाता है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उसमें ब्याज दर को बढ़ाने वाली जिस प्रकार की पॉलिसी होती है उसको हम कहते हैं संकुचित नीति, आरबीआई की संकुचित मौद्रिक नीति। तो आरबीआई की संकुचित मौद्रिक नीति जब अपनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, तब ब्याज दर बढ़ जाता है जिसके कारण लोन लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। और जैसे ही लोन लेने वाले लोगों की संख्या कम होगी, पैसा कम होगा, डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। सरकार के द्वारा जो लोक लुभावन वाद वाले खर्चे किए जाते हैं, मनरेगा में ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर दो चुनावी वादे पूरा करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट को भी और वो जो सरकारी खर्च है उसको भी सरकार को कम करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अगर ये खर्च को कम करेगी तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, और जैसे ही लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से
आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। और ठीक इसके उल्टा वाला जो पॉलिसी है वो क्या है, मंदी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मंदी के केस में तो मनी फ्लो कम है, उसमें मनी फ्लो को बढ़ाना है। इसके ठीक उल्टा है, वो मनी फ्लो को उसमें बढ़ाना है ताकि डिमांड हो। ठीक है, यहां पर मनी फ्लो ज्यादा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, वहां पर मनी फ्लो कम है, तो वहां पर मनी फ्लो को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके ठीक उल्टा उपाय अपनाइए, ब्याज दर को कम कर दीजिए, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। तो अपस्फीति को कम करने के लिए ब्याज दर को कम किया जाता है और सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है, जिससे लोगों के पास सरकार के माध्यम से ही सही लेकिन पैसा पहुंचे, डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, तो उस समय जब जो आरबीआई की नीति होती है वो कैसी होती है, इजी मनी पॉलिसी होती है, आसान वाली मनी पॉलिसी होती है, सॉफ्ट मनी पॉलिसी। ये कैसी है, ये हार्ड मनी पॉलिसी। इन्फ्लेशन से लड़ते समय वो संकुचित मौद्रिक नीति को फॉलो करता है आरबीआई, और हार्ड मनी, कठोर मौद्रिक नीति को, क्योंकि इसमें ऋण को क्या कर देता है, ऋण मिलना टफ हो जाता है। क्लियर है। तो ये सब कुछ क्या है, ये है मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति से बचने के उपाय। और साथ ही साथ आपने देखा कि इसमें आपने जो सूचकांक थे उनको भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग दो तरीके के इन्फ्लेशन को और देखते हैं, इससे भी सवाल पूछता है। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। जब हम अर्थव्यवस्था में समग्र इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, पूरे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का मान लेते हैं इन्फ्लेशन हमको कैलकुलेट करना है, तो जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा। हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन जब हम इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी वाले पोर्शन को माइनस कर दीजिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था की जो है इन्फ्लेशन निकल रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में पूरा अर्थव्यवस्था का इन्फ्लेशन निकल रहा है, लेकिन उसमें से हम फूड और एनर्जी जो लगातार जिनके मूल्यों में चेंज होता रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है उसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर, तो हेडलाइन के इन्फ्लेशन से जैसे ही आप फूड और एनर्जी जो लगातार जिनके मूल्यों में चेंजिंग होते रहती है उसको जैसे ही आपने घटाया, तो जो इन्फ्लेशन बचा उसको आप कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन का संबंध सीपीआई से होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पूरी अर्थव्यवस्था के इन्फ्लेशन की बात करती है, और वहीं कोर इन्फ्लेशन जो है उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन से माइनस कर दीजिए क्या, भोजन और फूड, जो कि लगातार चेंज होते रहता है उसका प्राइस में, तो इसीलिए उसको माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, कोर। कोर, ठीक है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2020 के अनुसार की बात करेंगे, थोड़ा सा अगर मुद्रास्फीति को देखते हैं, तो विश्व बैंक ने अपने निरीक्षण में क्या पाया है कि विकासशील देशों में वर्ष 1993 में 119% से 2018 में 4.8% के मध्य मुद्रास्फीति की दर घट रही है, क्योंकि मौद्रिक और राजकोषीय नीति, उत्पादन बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार। तो आप देख लीजिए कि भाई पहले जो मुद्रास्फीति थी, अब मुद्रास्फीति के दर में भी कह रहा है कि मुद्रास्फीति के दर में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो विकासशील देशों में वर्ष 1993 से 2018 आप देख रहे हैं, आंकड़ा भी आपके सामने है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। चलिए, तो मुद्रास्फीति का भी आंकड़ा आप देख रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है सीधा सीधी आप बोलिएगा कि 1993 से 2018 के मध्य मुद्रास्फीति घट रही है, क्योंकि हमारी जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति है वो सही ढंग से हमने इंप्लीमेंट किया है, और साथ ही साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने संरचनात्मक सुधार किए हैं। तो इन दोनों के कारण ही हमारी मुद्रास्फीति जो है वो घट रही है।
थालीनॉमिक्स क्या है? थालीनॉमिक्स एक वर्ड मिलता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में। तो यह एक ऐसी अवधारणा है जो अनुमान लगाती है कि एक आम नागरिक पूरे देश में एक थाली के लिए कितना भुगतान करता है, एक थाली खाने के लिए कितना भुगतान करता है। तो 2015 से 18 के बीच थाली की कीमत में गिरावट देखी गई थी। ठीक है, 2015 से 18 के टाइम पे, लेकिन 2019 में यह पुनः बढ़ने लगी। तो ये दोनों के लिए है, शाकाहारी और मांसाहारी थाली दोनों के लिए है। तो 2015 से 2018 तक में इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2018 में यह बढ़ने लगी है। लेकिन ऐसा कहता है आर्थिक सर्वेक्षण कि गरीब परिवारों में थाली की वहन करने की क्षमता बढ़ी है। थाली की वहन मतलब थाली को खाने की क्षमता जो है वो गरीब परिवारों में भी बढ़ी है। परिणाम स्वरूप 5 लोगों का परिवार कीमतों के गिरावट के कारण प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की बचत करने में सक्षम हो पाया है। तो ये कुछ बचत के बात है कि कुछ जब कीमतों में गिरावट होती है, कीमतें जब नियंत्रित होती हैं, तो 5 लोगों का जो परिवार होता है वह आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 5 लोगों का परिवार 10,000 से ज्यादा बचत करने में सक्षम हो पाया है। ठीक है, थालीनॉमिक्स का मतलब ये कि एक थाली को खाने के लिए नागरिक को कितना भुगतान करना पड़ता है। तो 2015-18 में ये ठीक ठाक था, 2019 में ये बढ़ गया था, लेकिन फिर भी गरीब लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ी थी, वहन क्षमता बढ़ी थी। चलिए, तो ये हो गया। ये तो कुछ आंकड़े हैं जो हर हमेशा चेंज होता रहता है। अब हम लोग थोड़ा सा किसमें जाएंगे? अब हम लोग थोड़ा सा गरीबी, गरीबी या फिर जिसको कहें तो पोवर्टी। गरीबी क्या होती है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पोवर्टी? गरीबी के कारण क्या है, गरीबी को किस प्रकार से मापा जाता है, गरीबी आकलन की जो देसी विधि है, विदेशी विधियां हैं, वो सब क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, गरीबी क्या है? तो जो भी बेसिक, जो न्यूनतम आवश्यकता है जीवन के लिए, जैसे रोटी कपड़ा, जैसे रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो न्यूनतम जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त धन का न होना, उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, एक लाइवलीहुड की, एक जीवन को चलाने के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, उसके लिए भी अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप क्या हैं? आप गरीब हैं। तो गरीबी क्या है भाई? भोजन कपड़ा आश्रय स्वास्थ्य और शिक्षा सहित जीवन के न्यूनतम स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की कमी वाली दशा गरीबी कहलाती है। अब देखिए, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहला कारण हम लोग इधर वाला देखते हैं, सरकार की खराब राजकोषीय दशा। ऑब्वियसली सरकार की जो राजकोषीय स्थिति है वो खराब है। सरकार आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकती थी, सरकार सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल को मजबूत बना सकती थी, लेकिन सरकार के पास राजकोषीय स्थिति मीन्स पैसा का ही अभाव है। ऐसा कैसे है? देखिए, सरकार की जो आय का स्रोत है वो क्या है? टैक्स। आप जो टैक्स पे करते हैं वो सरकार के पास जाता है और सरकार उससे कुछ अवसंरचनात्मक परिवर्तन करना चाहती है, या फिर कहें तो कुछ अवसंरचना वाली विकास करना चाहती है, कुछ विकास कार्य करना चाहती है। लेकिन जब आप टैक्स इवेजन करेंगे तो फिर क्या होगा? टैक्स को चोरी करेंगे, टैक्स को बचाने का प्रयास करेंगे, तो फिर सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं पहुंच पाता है। तो सरकार की खराब राजकोषीय दशा, जिसका कारण है टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी इत्यादि, जिसके कारण वह वास्तव में जो ये न्यूनतम आपकी आवश्यकताएं हैं, इसके लिए कोई भी अवसंरचना वो निर्मित नहीं कर पाती है। इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा का अभाव है।
दूसरा जो कारण है वो क्या है? दूसरा, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का अभाव के कारण क्या होता है? बर्थ रेट ज्यादा होता है, और बर्थ रेट, ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए, मान लो जन्म दर बहुत ज्यादा हो गया। अब जन्म दर बहुत ज्यादा हो गया, इनकम है ही नहीं, जन्म दर बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर उसको कहाँ लगाना पड़ता है? उस बच्चे को चाइल्ड लेबर में। उसकी गरीबी जो है वो बनी रहती है, क्योंकि वो न्यूनतम आवश्यकताओं से, इवन स्वास्थ्य जो है उस सुविधा से, शिक्षा की इस सुविधा से वो वंचित रह जाता है। साहूकारों के द्वारा मंडी में शोषण। हालांकि गरीबी के अनेक कारण हैं। साहूकारों के द्वारा मंडी में, या फिर साहूकारों का ब्याज चक्र। तो ब्याज चक्र के कारण क्या होता है? आप कभी उस चक्र से, ये एक ऐसा दुष्चक्र होता है कि आपने लोन ले लिया, अब आप उसके बाद उस चक्र से निकल ही नहीं पा रहे। तो अगर आप मान लेते 5,000 कमाते हैं, 4,000 रुपया साहूकार के ब्याज में ही दे दिया आपने, प्रिंसिपल अभी भी बचा हुआ है, जो मूलधन है वो बचा है, ब्याज में ही पैसा जा रहा है, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचता है, और आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। किसान किसान दिन रात मेहनत करके अपनी पूंजी लगाकर खेती करता है, लेकिन उसका मंडियों में क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है। तो जो फायदा उसको मिलना चाहिए था वो फायदा उसको नहीं मिल पाता है, और उसकी जीवन की स्थिति जो गरीबी में थी उस गरीबी में ही रह जाती है। वह अपनी निजी जो एकदम बेसिक आवश्यकता भी है उसकी पूर्ति भी नहीं कर पाता है। तो चाहे वो फैमिली प्लानिंग की बात हो, बर्थ रेट ज्यादा हो गया, जनसंख्या का स्तर ज्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिसके कारण गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई, चाहे वो राज्य की राजकोषीय स्थिति की बात हो, साहूकारों के द्वारा जो ब्याज लिया जाता है उसकी बात हो, या फिर किसानों में मंडी के शोषण की बात हो, इन सभी माध्यमों से क्या होती है? एक दशा उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं गरीबी। इन सभी के विफल हो जाने के बाद, या फिर सही के सही ढंग से काम नहीं करने के बाद। अब देखिए गरीबी क्या है? गरीबी एक दुष्चक्र है। अब कहिएगा तो गरीबी एक दुष्चक्र मतलब गरीबी गरीबी को पैदा करती है। मान लीजिए मैं गरीब हूं, गरीबी गरीबी को पैदा कर रही है, मतलब एक गरीब से फिर गरीबी पैदा हो रही है। तो मान लो मैं गरीब हूं, मेरा इनकम क्या है? लो है। जब मेरी इनकम लो होगी तो मेरी सेविंग लो होगी, ठीक है। जब मेरी इनकम लो होगी तो मेरी सेविंग लो होगी। जब मेरी सेविंग लो होगी तो मैं निवेश कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं निवेश कर पाऊंगा, मेरी इनकम ही लो है। तो क्या मैं कोई एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूं क्या? तो नहीं कर सकता हूं। क्या मेरे पास एक छोटा सा मान लो बिजनेस है अगरबत्ती बेचने का, तो क्या मैं उसको कुछ मॉडिफाई कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो मेरी स्थिति कैसी है? मेरी स्थिति लो इनकम वाली थी। लो इनकम होने के कारण मेरी स्थिति और दयनीय होते चली गई समय के साथ साथ, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन मैं लो इनकम होने के कारण, मेरी लो सेविंग होने के कारण मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा। तो ना मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर पा रहा, और ना ही मेरे पास जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है अगरबत्ती बेचने वाला उसको मैं ठीक ठाक से बढ़ावा दे पा रहा, जिसके कारण मैं और गरीबी के चक्र में फंसता चला जा रहा हूं। दूसरे एस्पेक्ट से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं गरीब हूं, ठीक है। गरीब होने के कारण मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाया। तो मेरे पास दो बच्चे हैं, मैं दोनों को पढ़ा नहीं पाया। दोनों को पढ़ा नहीं पाने के कारण उनको शिक्षा नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ? उनको रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? फिर गरीबी। तो मैं गरीब था और मैंने भी आगे भी अपने वंश को भी गरीब ही बनाकर छोड़ दिया। तो गरीब के कारण गरीब बना, ठीक है। ऐसा कुछ बात आप समझ सकते हैं। पॉवर्टी को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब हम गरीबी को किस आधार पर आकलित कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए दो मेथड है। एक मेथड जिसको आप कहते हैं वो दो मेथड है, जो विदेशी मेथड है, जिसको मतलब फॉरेन संस्थाएं कैलकुलेट करती है, और कुछ मेथड्स है जो इंडियन मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग विदेशी मेथड्स को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, एक आईपीएल होगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई एक आईपीएल होगा, मतलब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होगा, ठीक है। एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होगा, ठीक, आईपीएल होगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा। क्या है कि मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक, यह एक लाइन है, यह एक इमेजिनरी लाइन है,
जिसको आप इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कहते हैं, इस लाइन पर, मतलब ये लाइन भी, और इसके ऊपर जो होंगे वो नॉन पुअर है, और इस लाइन के जो नीचे होंगे वो कैसे हैं, पुअर है। कहने का मतलब है कि इस लाइन पर या इस लाइन के नीचे जो होंगे वो क्या हैं, इस लाइन के नीचे जो होंगे वो क्या हैं, वो नॉन पुअर हैं, और इस लाइन के ऊपर जो होंगे वो, सॉरी मैं अगर उल्टा बोल रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर जो होगा, जैसे मान लेते हैं कह रहा है $1.99 डेली खर्च, इतना या फिर इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आप नॉन पुअर हैं, और $1.99 से आप कम खर्च करते हैं, मान लेते हैं कि 1.98 आपने कर दिया, तो इस तरीके से आप करते हैं, इससे नीचे जैसे ही होंगे आप पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, आप पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? तो समझ में आया बात? तो ये $1.99 से ऊपर और नीचे दो कॉन्सेप्ट है। एक मैंने बताने का कोशिश किया, 1.99 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए कि 200 रुपए अगर डेली स्पेंड कोई करता है, इससे ज्यादा करता है तो वो नॉन पुअर, इससे कम करता है तो वो पुअर, ऐसा समझ सकते हैं। अब विश्व बैंक की जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो क्या है, उस पर हम देख लेते हैं कि वो क्या बोलती है। तो देखिए, विश्व बैंक की इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कहती है कि अगर कोई व्यक्ति यूएस डॉलर 1.90 है, ये 1.90 है, वो तो मैं उदाहरण दे रहा था आपको, 1.90 अमाउंट डेली स्पेंड कर देता है। कोई भी व्यक्ति अगर 1.90 अमाउंट डेली स्पेंड कर देता है या फिर उससे ज्यादा स्पेंड कर देता है, वह उतना स्पेंड कर देता है या फिर उससे ज्यादा स्पेंड कर देता है, तो वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन 1.89 भी अगर कर देता है, उससे अगर कम हो जाता है, तो वह पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी जो आईपीएल है, डब्ल्यू बैंक का जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, वो कितना है, वो है $1.90। इतना अगर वो डेली, इतना अमाउंट को अगर वो डेली खर्च कर देता है, डेली, तो वो क्या है, वो नॉन पुअर है। इससे ज्यादा खर्च कर देता है तब भी नॉन पुअर है, इससे कम करेगा 1.89 करेगा तो वो पुअर हुआ। ऐसा कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है। इसके हिसाब से इंडिया में कितने लोग पुअर हैं, इसके हिसाब से तो इंडिया में लगभग 21.2% लोग इसके हिसाब से पुअर हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, इसके हिसाब से 2011 में 21.2% जो आबादी थी वो पुअर थी। मैं बस चेक कर रहा हूं कि आवाज तो क्लियर है ना। हेलो, चलिए, ऑडियो ठीक है। तो 21.2% जो इंडिया की आबादी थी 2011 के अनुसार, इस इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को मानने के बाद वो क्या थी, वो गरीब थी 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 के अनुसार 21.2% आबादी क्या है, वह पुअर है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, जब हम लोग गरीबी रेखा के माध्यम से, ये एक देखिए, ये क्या था, ये एक इमेजनरी लाइन था। इस इमेजनरी लाइन के माध्यम से हमने क्या किया, ऊपर वाले को कह दिया नॉन पुअर मतलब अमीर, और नीचे वाले को गरीब कह दिया। तो इस प्रकार से अगर जब हम पॉवर्टी का आकलन जब हम एक सीधा गरीबी रेखा के माध्यम से कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी। और जब हम ये कहते हैं कि भारत विश्व के प्रमुख गरीब देशों में से एक गरीब देश है, तो यहां क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन का काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट वाले में क्या कर रहे थे,
सीधा उससे ऊपर जो है वो नॉन पुअर, नीचे है जो पुअर। यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये कंपैरिजन करें कि मैं उससे गरीब हूं, मैं मेरे से ज्यादा इनकम, मैं उससे ज्यादा अर्न करता हूं, या फिर वह मेरे से ज्यादा गरीब है, इस प्रकार का अगर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम गरीबी रेखा के माध्यम से पॉवर्टी को कैलकुलेट कर देंगे तो उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि भारत प्रमुख गरीब देशों में से एक देश है, तो फिर क्या है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम प्रमुख देशों के साथ भारत का। मैं अगर कहूंगा कि मैं 4 लोगों में सबसे ज्यादा गरीब हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। तो जब हम इस तरह की कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम कहते हैं उसको रिलेटिव पॉवर्टी। और जब हम नॉर्मल गरीबी रेखा के माध्यम से निकाल लेते हैं तब उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक। तो वैस देखिए, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का होता है, मींस जनसंख्या का वैसा अनुपात या वैसा भाग जो आईपीएल इस इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है, या फिर कहूं तो गरीब होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेड काउंट। उसको क्या कहते हैं, हेड काउंट। क्या बोलते हैं, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। तो जनसंख्या का वह भाग या वह अनुपात जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे है, या फिर कहूं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट कहिए, हेड काउंट रेशियो। तो विश्व बैंक के अनुसार जो आईपीएल है उसके अनुसार 21.2% जो आबादी है वो क्या है, गरीब है इंडिया की 2011। इसके बाद आइए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि देखिए यह जो कैलकुलेशन है यह थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगा होगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि अरे यार मान लो 1.89 कोई कमा रहा है तो वो गरीब हो गया, 1.90 जो कमा रहा है वो अमीर हो गया। एक तरफ तो ये है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई मान लेते 2.50 कमा रहा है नहीं सॉरी, ये स्पेंड कर रहा है, तो इनको लगेगा कि पहले 1.989 कोई स्पेंड कर रहा है तो वो गरीब हो गया, 1.90 जो स्पेंड कर रहा है वो अमीर हो गया, 2.0 जो स्पेंड कर रहा है वो अमीर हो गया, 1.80 कर रहा है वो गरीब हो गया। तो ये एक काल्पनिक रेखा के हिसाब से निर्धारण है। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि वो $2.0 पर डे स्पेंड कर रहा है? लेकिन क्या यह जरूरी है कि इतना स्पेंड करने के बाद भी उसके पास सब कुछ है, उसके पास क्या अभाव नहीं है बेसिक चीजों का? यह तो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। इन्होंने यूएनडीपी ने कुछ इंडिकेटर्स बनाए जो इंडिकेटर्स उनकी गरीबी की पहचान करेगा, उनकी गरीबी को आकलित करेगा, कैलकुलेट करेगा। उस इंडिकेटर को क्या नाम दिया उन्होंने, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग जो आयामी है उस आयाम से हम लोग सबसे पहले तो मेजर करने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला गरीब है या नहीं है। तो अलग अलग उसमें क्या है, 3 डायमेंशन है और 10 सवाल है। 3 डायमेंशन है और 10 क्वेश्चन है। उसके हिसाब से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला गरीब है या सामने वाला अमीर है। यहां पर कोई एक ऐसी लाइन नहीं होगी, यहां पर 3 डायमेंशन होंगे, 3 आयाम होंगे और उसमें 10 सवाल होंगे और 10 सवाल का वेटेज अलग अलग होगा। वो उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार से ये कौन, ये गरीब है, ये बहुत गरीब है, ये गरीब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल से इसमें क्या क्या देख लेते हैं। इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन 3 आयाम है। 3 आयाम कौन कौन है भाई? तो एक आयाम है इसमें स्वास्थ्य, हेल्थ, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन जीने का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड। स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या आता है, पोषण और चाइल्ड जो डेथ रेट होता है, बाल मृत्यु दर, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर कौन सा आता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी और पोषण। एजुकेशन के अंदर क्या आता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना किया उसने, कितने वर्ष तक पढ़ाई की, स्कूल में उपस्थिति। लिविंग स्टैंडर्ड में क्या आता है, कुकिंग फ्यूल, खाना बनाने के लिए ईंधन, ठीक है, जैसे कावडंग, कोल, चारकोल, ये उसके पास अवेलेबल है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं, पीने योग्य पानी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, हाउसिंग फैसिलिटी है कि नहीं, हाउस होल्ड एसेट उसके पास है कि नहीं, जैसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन।
ये सब उसके पास है कि नहीं। तो इस तरीके से 10 सवाल हैं 3 डायमेंशन के, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड 3 डायमेंशन है, उसमें 10 सवाल हैं। 10 सवाल का वेटेज कुछ अलग अलग दिया हुआ है और उसकी इस सवालों के बाद ही क्या निकालेंगे हम लोग, पॉवर्टी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ईयर अगर बात करेंगे तो 2005 में अगर बात करें एमपीआई के हिसाब से, मतलब यूएनडीपी की जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके हिसाब से 55% लोग गरीब थे। ठीक है, और 2020 में 27.91% लोग गरीब हैं। मतलब बचे 27% को हम लोगों ने गरीबी से बाहर निकाल लिया। 55 थे, उसमें से 28 चले गए, 55 पॉइंट समथिंग 55 थे, 28 27 पॉइंट समथिंग थे उसमें, तो लगभग हम लोगों ने 27 या 28% जनता को गरीबी रेखा से, मतलब गरीबी से बाहर निकाल लिया। कब? 2005 से लेकर 2020 के अंतराल में, इन 15 सालों के अंतराल में। ठीक है, रैंक भी इंडिया की 62 है आउट ऑफ 107 कंट्री, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एमपीआई इंडेक्स ये कहती है। तो हम लोगों का जो परसेंटेज ऑफ पुअर 2005 में था यूएनडीपी के एमपीआई के हिसाब से, 2005 में जो हमारा परसेंटेज था वो 55 था, लेकिन हम लोगों ने 28% लगभग लोगों को बाहर निकाल लिया। और अब 2020 के राउंड में हमारा जो प्रतिशत है जो गरीब है वो कितना है, 27.21%। यहीं पर देखिए दोनों में आपको वेरी दिखा होगा कि एक तरफ आपको दिखा कि 27.21% है, यहां पर 27.91% है, एक तरफ ये दिख रहा है। और वही विश्व बैंक की इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में आपको 2011 के अनुसार 21% जनता पुअर दिख रही है। तो एक बार आपको 2020 में 27.91% दिख रहा है गरीब एमपीआई के हिसाब से, और 2011 में यूएन जो विश्व बैंक की इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है उसके हिसाब से 21% जनता आपको गरीब दिख रही है। तो ये अलग अलग आकलन के तरीके, ये क्या है, अलग अलग आकलन के तरीके। ये तो इनइक्वलिटी की बात है, चलिए इनइक्वलिटी पे तो आएंगे। इनइक्वलिटी पर भी आएंगे। गरीबी के आकलन के हम लोग देसी मेथड्स पे भी आएंगे, तो ये दोनों पर हम लोग आएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, यहां तक हो गया है। इसके बाद हम लोग गरीबी के आकलन की देसी विधियों को समझेंगे, जिसमें आपका सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, लकड़ीवाला समिति है, अलग समिति है, इनके बारे में देखेंगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।